समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मैथ के पैडागोजीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था, जो सी-टेट के से संबंधित था। आज का जो मैथ का पैडागोजीज भी है, ये सी-टेट से संबंधित है। तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से आप पढ़िएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से हम सी-टेट के पैडागोजीज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 50% पैडागोजीज के प्रश्न आते हैं। मतलब 30 में से 15 मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो पैडागोजी से संबंधित होते हैं, जो अगर आप समझ लेंगे कि इसके प्रश्नों को कैसे हल करना है तो आप आसानी से इन 15 के 15 क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है कि भिन्न की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, कुछ भी ले सकते हैं, 3/9। रोहित की प्रतिक्रिया थी, जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है, 7 5 से बड़ा है, अतः 3/5 3/7 से बड़ा है। इसमें ये रोहित बताता है। तो इसमें रोहित को के बारे में जो अवधारणा क्या है, क्या कथन सही है, ये हमें बताना है। पहला कथन है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता। ध्यान दे दिएगा कि हम जब भी भिन्न के तुलनात्मक भिन्न का अध्ययन करते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, तो उसमें जानने के लिए हमारा जो एक मेन कॉन्सेप्ट या अवधारणा है वो है कि अंश में हर से भाग देना। अंश आप जान रहे हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को ए बी के रूप में प्रेजेंट करें तो ए को A/B, तो ए को अंश, बी को हर कहा जाता है। तो अंश में हर से भाग देने पर सब भिन्नों में जो परिणाम निकल के आता है उसमें से जो देखते हैं कि जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा और फिर जो छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक भिन्नों को कैसे हल करना है, कैसे जानना है, इसकी अवधारणा से बालक परिचित है। तो उस आधार पे हमारा जो इसमें से आंसर होगा वो पहला आंसर होगा कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता। ये सारे नहीं, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया भाई, अभ्यास कोई मतलब नहीं है इसमें। रोहित भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रोहित अंश हर जानता ही है कि वो अंश है, हर है, वो बता ही रहा ऊपर कि अंश समान है, हर बड़ा, तो अंश हर जान ही रहा है। तो इस हिसाब से रोहित तुल्य भिन्नों की जो अवधारणा है कि तुल्य भिन्न कैसे किया जाएगा उसके समझ नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा भिन्न से ही संबंधित है। पूछा जाता है क्योंकि भिन्न से संबंधित आप देखेंगे पैडागोजीज में भिन्न पढ़ाया कैसे जाएगा और अन्य संबंधित एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो भिन्न से संबंधित है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भिन्न की अवधारणा से परिचित, यहाँ थोड़ा सा कट गया, करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। हमने अपने पैडागोजी शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पिछले वीडियो में भी इस एक क्वेश्चन आया था कि बालक को पढ़ाया कैसे जाए, उसके संबंधित क्वेश्चन था। तो उसमें यह था कि उसके दैनिक जीवन से जोड़कर अगर पढ़ाया जाता है तो वो सबसे सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि उससे बालक अच्छे प्रकार से सीख सकता है, क्योंकि वो दैनिक जीवन या उसके व्यवहारिक जीवन के आसपास की वस्तुओं से परिचित होता है। अन्य चीज़ों से वो बहुत कम परिचित होता है, क्योंकि उसकी समझ उतनी नहीं विकसित हुई रहती है। तो यहाँ पर भी जो उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी आपका आंसर ही आएगा। इसमें है, अब पहला ऑप्शन है A/B के रूप में भिन्न को लिखना, जिसमें भी बराबर 0 नहीं है, यह है। दूसरा, आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, या विभिन्न अंश हर की पहचान करना, या संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। इनमें से किससे शुरुआत करनी चाहिए? बात ये कि ये तो बताना सभी चीज है, लेकिन शुरुआत हम कैसे करें? शुरुआत हमें
क्या है, हमने अभी पीछे जैसे बताया, अभी थोड़ी देर अभी बता रहे हैं कि दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है बालक को, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बालक अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन है, दैनिक जीवन की चीजें वो देख रहे हैं, उनके बारे में उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है। तो उस आधार पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा कि अपने आसपास की वस्तुओं को भिन्न के रूप में पहचान करना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अब यहां देखिए तीसरा भी, जो अभी बात पीछे वाले क्वेश्चन में गई है वही बात यहां पर भी लागू होगी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक से देखो शिक्षा शास्त्र में भी वही प्रश्न का उत्तर निकल के आया, मैथ के भी 2 प्रश्नों में वही बात निकल के आ रही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। तो यहां पर भी देखिए वही निकल के आएगा। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह का शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया, क्यों किया गया? भाई ये सब टॉपिक लाने का क्या मतलब है? अब यहां देखिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए, या कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में जानने के लिए, या पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या अलग अलग उन्हें अलग सा समझाने के लिए। अगर बात किया जाए अभी हमने जो कहा, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं। यहां पर क्या है कि ये सब पाठ लाने का कारण यह है कि उनके दैनिक जीवन से उनका जुड़ाव बनाए रखना। ठीक, ये थोड़ी ना है कि कबाड़ यात्रा के बारे में बताने के लिए और उनको चुनौती देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनका छोटे बच्चों को चुनौती क्या देंगे? अच्छा 4 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो यहां हमारा ऑप्शन पहला सही होगा कि बालक को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया जाए। तो इसमें इसीलिए कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर आदि टॉपिक डाले गए हैं कि वो दैनिक जीवन के प्रश्न है। कबाड़ी वाला वो देखता है, भोपाल की सैर कुछ ऐसे दिखती है दुनिया, ये सारी चीजें वो देख रहा है, उसके आसपास की चीजें। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें गणित करने है, सॉरी करण लिख उठा है, करने, ध्यान से पढ़िएगा इसको। गणित करने की युक्त के रूप में सवाल हल करना में शामिल। सवाल हल करना, क्या करना है? सवाल हल करना। देखो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, सवाल हल करना में शामिल है। क्रियाकलाप आधारित उपागम है, अनुमान लगाना है, व्यापक अभ्यास है, या हल में पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग है। सवाल हल करने में क्या करेंगे? क्रिया ही तो करेंगे। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा, सवाल हल जब करेंगे तो आप क्या करते हैं? कुछ क्रियाकलाप आधारित उपागम करते हैं ना। तो इसमें से आपका अनुमान तो लगाते नहीं, अभ्यास तो किसी चीज को बार बार करना अभ्यास कहलाता है, संकेत तो दे नहीं रहा है, संकेतक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ कि क्रियाकलाप आधारित उपागम, क्योंकि क्रिया करेंगे, सवाल हल करने के अंतर्गत क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में भी उत्तर छुपा रहता है। तो यहां आपका ऑप्शन पहला ए सही हुआ, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, ध्यान रखिएगा आकार और स्थान, स्पेस, ठीक है, आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। बालक में आकार बढ़ाना है कि ये किस आकार का है, इसको स्पेस कहते हैं, ये इसको ये वर्गाकार कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो चीज पढ़ाना है। तो उनमें इसको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या बताया जाएगा, उसके पहले क्या बताया जाएगा। तो आकार पढ़ाने के लिए पहले 2D का मतलब यहाँ होता है 2 डायमेंशन। डायमेंशन से मतलब होता है जिसको 2 बीमाएं हो, हिंदी में बीमा कहते हैं।
मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे मोबाइल आपका होगा लंबाई चौड़ाई, मोटाई भी होती है लेकिन लंबाई, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया लंबाई चौड़ाई हो गया, दीवार हो गई लंबाई चौड़ाई हो गई। तो स्पेस आकार पढ़ाना है, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे क्या है, स्पेस ही तो है। तो सबसे पहले क्या करना होगा उसमें ध्यान रखिएगा कि किसी चीज को पढ़ाने के लिए वो चीज सबसे पहले लिखानी होगी। भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पेस या आकार जो भी चीज है उसको दिखाना है कि ये आकार है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, किसी 2D आकारों को छाट। पहले जितना है 2D आकार को छाटे, कि पहले हम कहेंगे विशेषताएं बताएं, पहले तो आकार लेके आए ना, ये 2D वाले आकार के हैं, उनको जैसे किताब हो गया, ब्लैक बोर्ड दिखाएंगे, दीवार दिखाएंगे, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो 2D वाले आकारों को सबसे पहले छाटना। तो पहला ऑप्शन कौन होगा, सी वाला। देखिए सी वाले में 2 है, सी दूसरे में बी और डी ऑप्शन में है, इसमें दूसरा कह रहा है ए और बी। एक ही और जान लीजिए, उसके बाद आपका सवाल हल हो गया, क्योंकि ये 2 तो खत्म हो गए। पहला आपका क्या है कि कोई भी चीज है उससे संबंधित चीजों को इकट्ठा करना है, छाटना है। पहला अभी देखते हैं डी है, बी है कि ए। बी में क्या कह रहा है, ए में क्या कह रहा है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का, जो 2D आकार है उनकी भुजा और शीर्षों का अवलोकन करते उनकी विशेषताओं को मिलाना। और इसमें 2D आकारों की विशेषताओं के सहज बुद्धि का वर्णन वर्णन कब होता है, वो तो बाद में होता है ना, पहले उसके बारे में बताएंगे तब उसके बारे में वर्णन होगा ना। तो इसमें सबसे सी के बाद कौन सा आएगा, ए, कि उनकी विशेषताओं को बताना है। क्या करना है, विशेषताओं को, सी के बाद फिर ए आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, और सी ए कहीं और है नहीं। उसके बाद डी वाला आएगा, 2D आकार के भुजाओं को शीर्षों विकर्णों के रूप में गणना करना। और फिर ये लास्ट में आएगा कि उसके वर्णन करना, सहज किसी चीज का वर्णन लास्ट में होगा। सहज बुद्धि से बालक कब वर्णन कर पाएगा, जब उसके बारे में जान पाएगा। तो वही चीज वो लास्ट में आएगा। तो यहां हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से छाड़ते हैं कि पहला कौन सा आएगा उसमें से देखो कौन आ रहा है ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन ये मिला था, बी और डी रह गया था, ये 2 तो खत्म हो गए। तो इस तरह से हम इसका हल निकालते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा से, भाई ये आयत का चित्र है, पर 1/8 निरूपण करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है। अब ये ध्यान रखिएगा, हम पीछे से आते हैं। पीछे से देखिए, ये 2 4 भागों में बढ़ गए। ये देखिए 1 भाग ये 1 भाग ये, 4 भागों में बटा। इसको हम इस तरह दिखाते हैं, 1 भाग ये बटा है, 1 भाग ये बटा है, 4 भागों में बढ़ गया। और इसमें ये देखिए 2 बराबर आ रहे हैं, तो ये तो 1/4 कि 4 और 2 इसमें बट रहा 8 हो गया। ये तो 8 ही है, जाने दे 8 खाना है। इसमें भी देखिए ये 4 आधा ये बढ़ गया, और आधे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। लेकिन इसमें देखिए ये आधा तो बांट दिया, लेकिन ये चारों एक समान नहीं है। ये 2 बड़े हैं, ये 2 बड़े हैं, और ये 2 ये वाले छोटे दिखे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन 1/8 में निरूपण नहीं है, ये तीनों निरूपण हैं 1/8 में। तो यहां हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। तो इस तरह से एक चित्र वाला क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। बस देखने का थोड़ा सा है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक का मतलब जान लीजिए कि निदानात्मक, आप साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि निदानात्मक का मतलब होता है किसी भी
समस्या के कारणों को जानना। निदान से मतलब किसी भी समस्या के कारणों को जानना होता है। जैसे आपने देखा होगा डायग्नोसिस सेंटर लिखा होता है। डायग्नोसिस का इंग्लिश में हिंदी में मतलब होता है निदानात्मक या निदानात्मक सेंटर। वहाँ क्या है, चिकित्सा में देखा होगा वहाँ क्या होता है, आपका अल्ट्रासाउंड जांच होता है, ब्लड जांच होता है। क्या किया जाता है, जांच करने का मतलब क्या है कि आपके रोगों का कारणों का पता लगाया जाता है कि ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, पेट में कोई कमी तो नहीं है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या करता है, कारणों का पता लगाता। तो यहाँ प्रगति पत्र को भरना ये तो नहीं हो सकता। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना ये भी शायद नहीं हो सकता। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और अभिभावकों के प्रतिपुष्टि देना या फीडबैक देना। अब इन चारों ऑप्शनों में अगर हम जाने कि निदानात्मक में क्या चीज इसमें इस ऑप्शन के आधार पर सही आ रही है, किसी प्रश्न हमारा सबसे सही बैठ रहा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। मतलब बच्चे क्या नहीं समझ पाए हैं ये जानना, जो समस्या है उसके कारणों को जानना। अभी हमने बताया निदानात्मक मतलब क्या है, समस्या के कारणों का पता लगाना। ये क्या गलत है, निदान करना नहीं है, वो तो उपचार करना होता है। बच्चों की समस्याओं का हल करना क्या होता है, उपचारात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब होता है बच्चों की समस्याओं के कारणों का पता लगा। तो बच्चों में की समझ में निहित रिक्तियों को जानने से तात्पर्य यही है कि उनमें समस्याएं क्या है, समझ में क्या शेष रह गया, रिक्त रह गया, क्या नहीं समझ में आया, वो जानना, वो कारण को जानना। ये तो इसके आधार पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, आकार पढ़ाने के लिए कि आकार क्या है, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। उसका कारण क्या है कि ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाए। तो उसमें एक तो पहला दिख रहा है, लिखा है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किया गया, इसलिए वो अति आवश्यक है। ऐसा भी है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई के पैटर्न में है, सिलेबस में, इसलिए जरूरी है, इसलिए कराना है। दूसरा, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, उसमें समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उस अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये तो देखिए, एक तो ये ऑप्शन आपका एकदम नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अवकाश के लिए चलो भ्रमण करा लिया जाए, वो कह रहा आकार पढ़ाने के लिए ले जाना है। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है, पढ़ाने के लिए ले जाना, ये नहीं कि सिलेबस में है तो उसको ले जाना है, ऐसा नहीं है सर। वो साफ साफ ऊपर प्रश्न में देख लीजिएगा, तो उस आधार पे दोनों नहीं। ये सही लग रहा है, आप देखते हैं नीचे, एक गणित की रोजाना की कक्षा में एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों को सुधार के लिए बेहतर अवकाश रहेगा, ये संपर्क मतलब नहीं। तो इसमें क्या है कि किसी भी साफ साफ जो लिखा है कि अगर आकार किसी भी वास्तुकला का एक विभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न हिस्सा होता है, कोई भी वास्तुकला होती है उसके आकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है कि एक निश्चित आकार उसको दिया जाता है और इस तरह के भ्रमण में उसके आपसी संबंध को पढ़ा जा सकता है। तो इस आधार से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। मतलब क्षेत्रफल की अवधारणा बच्चों को बताना है तो शिक्षक किससे शुरुआत करेगा। अब देखिए वही चीज, अब साफ साफ जो हमने पहला क्वेश्चन और पीछे दो क्वेश्चन हल किए उसी पर आधारित है। ये भी अगर वो आपके दिमाग में है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके दैनिक जीवन से की चीजों से ही स्टार्ट करना है, तो उससे संबंधित देखिए 4-5 क्वेश्चन इसमें आ गए। एक पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दैनिक जीवन से जोड़कर बनाना है और पढ़ाना है, उनको व्यवहारिकता से जोड़कर पढ़ाना है। तो अगर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आपका क्वेश्चन इसमें से कई सही होंगे। शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में भी सही होंगे, मैथ में भी सही होंगे।
क्योंकि उसमें मैथ में चाहे आकार पढ़ाना हो, चाहे क्षेत्रफल पढ़ाना हो, चाहे कुछ भिन्न पढ़ाना हो, कुछ भी पढ़ाना हो, पहले हम दैनिक जीवन से चीजें के संबंधित क्या दिया है देखिए। इसमें इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल बताना, ऐसा दैनिक जीवन संबंधित नहीं है। भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को, पहले सूत्र नहीं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करनी, देखिए दैनिक जीवन से है। और ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, और सूत्र, भाई सूत्र नहीं। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन दैनिक जीवन से संबंधित क्या है, हथेली, पत्ते, यही सारी चीजें। विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, भाई नोटबुक, हथेली, पेंसिल, ये सब है, उसकी क्षेत्रफल बताना कि ये इसका क्षेत्रफल होता है, इसके क्षेत्रफल देखो इसका 2 गुना होता है। दिखा भी सकते हैं कि देखो ये दो बार रखा तो ये पूरा भर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 2 गुना हुआ। इस क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल कितना हुआ, 2 गुना हुआ। ये देखिए एक बार 2 बार रखने पर ये पूरा भरा। तो इस तरह से हम तुलना करके बच्चों को पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो इस चीज को, पूरे इस एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस तरह से दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। पहले ये नहीं है सूत्र और आयत और चित्र बताएंगे, तो बच्चों को कौन याद तो भले कर, लेकिन कॉन्सेप्ट या जो अवधारणा है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक कॉन्सेप्ट अवधारणा की बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, उससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न का हमारे सामने आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। भाई मैं जमा करूं या घटाव करूं, गुणा करूं या भाग करूं, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं, अब इसमें देखिए। पहला है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। राजन जोड़ गुणा नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन की भाषा समझने में कठिनाई होती है। देखिए आपने जब अपने छोटे बच्चों को, या अगर घर में भी कोई छोटा हो या आपके बेटे बेटी हो, अगर उनको पढ़ाया होगा छोटे बच्चों को, तो वो पूछते हैं कि अंकल, पापा, कुछ भी जो कहते होंगे कि इसमें हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या जोड़ करें। क्वेश्चन रिटर्न में लिखा होता है कि राम एक फल 10 रुपए में खरीदता है तो 10 फल कितने रुपए में खरीदेगा। तो उसमें पूछते हैं इसमें क्या करें। तो वही चीज यहाँ भी कर रहा है, मैं जमा करूं या घटा करूं, मैं जोड़ू घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। इस तरह से प्रश्न कब पूछेगा, कक्षा में। भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, नहीं, वो तो भाषा समझ रहा है। कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, बाधा क्यों डाल रहा है। जोड़ घटाव नहीं था, भाई जोड़ घटाव गुणा भाग तो आ रहा है उसको संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है। भाई संख्या संक्रियाओं को समझता तो भाई 1 का मतलब है तो 10 का जाइए, तो गुना है तो इसका मतलब क्या करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है। वो उसको समझ में आ जाता कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए उसको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे। तो अगर संख्या संक्रियाओं को, उसकी प्रक्रिया कॉन्सेप्ट को समझता होता तो वो ये नहीं पूछता मैं जमा करूंगा घटा, गुणा करूंगा भाग। तो उस तरह से यहाँ ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भिन्न से संबंधित है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। जब योग पढ़ाया तो ये देखा कि बालक 1/2/3 जोड़ता है 2/5, ऊपर भी जोड़ लेता है 1 1, नीचे 1 1 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। इस स्थिति के को उपचारात्मक कार्य के रूप, अभी देखिए हमने पीछे निदानात्मक बताया था, यहाँ उपचारात्मक। अब बालक इस समस्या का हल कैसे करे। भाई क्या इसमें गड़बड़ी की है, ऊपर का तो ठीक है, क्या किया गड़बड़ी इसमें। इसको हल करने के लिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो बताइए क्या करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, जहां पर हर समान नहीं है वहां पर क्या करते हैं, पहले लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा सब सही है।
यहाँ देखो, लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करेगी। ऑप्शन सही है भाई, जो करवाते लघुत्तम ही पहले लिया जाएगा ना, तो वही वाला आएगा। और इसमें कोई ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बात है कि क्या करेंगे, पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम नहीं आता, इसमें लघुत्तम की अवधारणा को बच्चे विकसित करेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका, देखिए सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका, ठीक है, तर्क करने का एक निश्चित तरीका, सोचने का एक निश्चित तरीका है। तो लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। कौन से सिद्धांत का पालन नहीं करता, हमें यह बताना है। करता है या नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा, नहीं करता। तो पहला है उसे पढ़ाने की विधि, ये आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा है पाठ पुस्तकों को प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। इसमें सबसे पहले इसमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो इसमें देखिए करना क्या चाहिए, उसे पढ़ाने की विधि, सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका के अंतर्गत ये बताएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, ये तो बताया जाएगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, क्या करना है, निर्धारित सूत्र बताना, ये तो जरूरी नहीं है। पाठ पुस्तकों को लिखने का तरीका बताना है, क्रियाकलाप एवं अभ्यास कैसे करना है ये बताना। तो इसमें क्या नहीं भाई, निर्धारित सूत्र बताना, ये थोड़ी ना, तरीका ये पूछ रहा है, निश्चित तरीका क्या है, ये थोड़ी ना कि ये सूत्र है इस तरह हल कर दो, नहीं, किस तरह से क्रियाकलाप द्वारा एक छोटे बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे, उसके लिए ये नहीं है सूत्र बताना है, और ये तीनों तरीके करने होते। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बी ही ऐसी क्रिया है जो हमें नहीं करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो उसने बताया, एनसीएफ से संबंधित एनसीएफ 2005-2009 का वीडियो भी हमने बनाया है। आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा वीडियो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अब इसमें देखिए, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, क्या देखिए, क्या देखना है, दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, बढ़ोतरी का निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। ये क्या है, पहले अब में देखिए समय बढ़ रहा है और ये ऊपर दाम भी, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है दाम भी ऊपर होता जा रहा है, तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन देखिए, जैसे समय समय बढ़ रहा है दाम, ये देखिए दाम ऊपर जाएगा घटेगा, लेकिन ये दाम ग्राफ देखिए नीचे आ रहा है, देखिएगा, देखिए ग्राफ ये देखिए नीचे आ रहा है। शुरू में ज्यादा था, ये शुरू में ये देखिए समय था तो इतना था, इस समय हुआ तो इतने पर रह गया, पहले समय था तो इतना था, देखिए पूरा ये था इससे, और यहाँ आया कितना ही रह गया, तो ये तो घट रहा है। यहाँ क्या था, शुरू में इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो बढ़ कौन सा रहा, ये बढ़ रहा, ये तो क्या रहा, ये भी इतना था बढ़ा फिर घटा, ये तो भी नहीं है, ये था बढ़ा था ये भी घटने लगा। तो इसमें देखिए बढ़ कौन रहा है, बढ़ रहा है पहला ऑप्शन में बढ़ रहा है, समय के साथ साथ देखिएगा बढ़ रहा है, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, यहाँ बड़ा छोटा छोटा हो रहा है, यहाँ छोटा बड़ा छोटा हो रहा है, यहाँ बड़ा छोटा छोटा हो रहा है, यहाँ कंटिन्यू बढ़ने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ए में हमारा ऑप्शन सही होगा, ए में बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा, एक अच्छा गणितज्ञ कौन कहलाएगा, गणितज्ञ जो गणित को जानता हो अच्छी तरीके से वो गणितज्ञ कहलाता है। तो एक अच्छा गणितज्ञ कौन सा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उससे संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने के तरीके में निपुणता हो, तकनीक में अधिकतर सूत्रों को याद करने वाला हो, जल्दी सवालों को हल करने वाला हो,
आप ही नॉर्मली जानते हैं। आप भी जब हल करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो आप तुरंत अधिकतर सूत्रों की याद करने वाला थोड़ी ना कहलाएगा अच्छा गणितज्ञ, जल्दी सवालों को हल करने वाला गणितज्ञ थोड़ी ना अच्छा कहलाएगा। अब इन दोनों में से सवालों को उत्तर देने के तकनीक में निपुणता हो नहीं, सबसे सही है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बताने के जिसके जितने भी समय हो, ऐसे अगर दिमाग वाला होगा तभी वो अच्छा गणितज्ञ होगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है, तो ए इसमें उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना किसके द्वारा परिचित कराई जा सकती है? समतल, अभी इससे संबंधित पीछे भी एक प्रकार से इसी कुछ था कि किसी की संकल्पना को परिचित कराना है तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए दिखाएंगे। शुरुआत कि दैनिक जीवन की वस्तुओं से उससे परिचित कराते हुए हम बताएंगे कि दैनिक कैसे है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा, विभिन्न वस्तु को हथेली, पत्ती, पत्तियों आदि की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करा के, केवल संकल्पना पर जोर देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। भाई केवल संकल्पना को जोर देकर तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऑप्शन तो गलत है ये। ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं आएगा। केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, ऐसा भी नहीं है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि पहला और दूसरा में कौन सा है। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। देखिए क्या करना है, गणित संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद, संकल्पना और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। ये किया जाए कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाए, उनसे अभ्यास कराया जाए, अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाए। गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाने के लिए तो इसमें सबसे जो उपयुक्त होगा मेरे हिसाब से पहला होगा कि हमें क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करा जाए। भाई गणना संबंधी क्रियाशील गतिविधियां बच्चों को, ठीक है चलो एक दूसरे के पास बॉल फेंको, कितनी बार किसने कैच किया जोड़ो, ये भी तो गणना संबंधी गतिविधियां हैं। या गणना संबंधी गतिविधियां वो भी आती है जो स्लेट आती है गोली वाली, किसको खिसकाने वाली, तो उसके द्वारा कोई चीज गतिविधियां कितना आयोजित करें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी बच्चा बालक अच्छे से सीखता है। क्योंकि ये प्राथमिक के आधार पे हम बात कर रहे हैं, उच्च बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पढ़ाने का। तो यहाँ छोटे बच्चों को इसी पहला ऑप्शन उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। दोनों में से दोनों ऑप्शन है उपयुक्त, लेकिन उसमें से सबसे उपयुक्त ये देखा जाता है कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्या पद्धति आप भी नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत देखिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ लेकिन छोटे बच्चे हैं, तो कक्षा 3 के विद्यार्थी है, तो उनके हिसाब से क्या है, व्याकरण में प्रवृत्ता है 4 अंकों का योग, छोटी संख्याओं को पढ़ने के कौशलों में प्रवृत्ता करना, या 6 अंकों तक गणना करना, या सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना, और स्थानीय मानों की सतर्कता। तो इसमें देखिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन डी, क्योंकि संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में ज्ञान है। संख्याएं कैसे जानेंगे?
संख्याओं में हमें जानना होता है कि इकाई के अंक कौन से होते हैं, दहाई के अंक कौन से होते हैं, सैकड़ा के अंक कौन से होते हैं, हजार के अंक कौन से होते हैं, तथा प्रत्येक का स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है जिसको कहते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे हमने एक वीडियो भी मैथ का बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस आधार पर तो सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन होगा वो है डी, क्योंकि अन्य में एक एक बात की कही गई है, एक एक बात की पॉइंट की बात कही गई है। ये ठीक है स्थानीय मान, लेकिन और चीज़ों की बात पहले हमें संख्या बताना जरूरी है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है, ये बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त, ध्यान रखिएगा, कह रहा है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। वह कौन सा व्यूह रचना है जिससे धनराशि के योग की कुशलता, कि धनराशि का कैसे योग किया जाए उसकी कुशलता का आत्मसात किया जा सकता है। सबसे बालक सबसे ज्यादा किससे सीखेंगे, सबसे अच्छा कौन सा होगा, इसमें सारे ध्यान रखिएगा, सारे अच्छी विधि हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सी है। सभी विधियों द्वारा धनराशि के योग की कुशलता का विकसित किया जा सकता है, लेकिन पूछ रहा है इसमें से भी सभी उपयुक्त विधियों में से सबसे उपयुक्त कौन सा। रोल प्ले है, बहुत सारे सवालों को हल करना है, आईसीटी का प्रयोग करना है, या प्रतिरूपों का प्रयोग करना है। अगर बात कहा जाए बच्चे किसी चीज को स्वयं करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग सबसे अच्छा मेथड बताया गया, और किसी की भूमिका को अगर पालक करेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। स्वयं तो किसी की भूमिका करने में सबसे बड़ी बात क्या है, रोल प्ले। किसी चीज का रोल प्ले के द्वारा सीखेंगे तो वो उनके दिमाग में एक छपा रहेगा, एक कभी भी जिंदगी भर, वो छोटे से बड़े बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी उनके दिमाग से वो नहीं निकलेगा। जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने नाती पोतों को बताएंगे हमने इस तरह से ये सीखा था, ये रोल प्ले किया था बचपन में। आपको भी बचपन में कुछ भी किया होगा तो याद होगा। तो किसी प्ले द्वारा अगर किसी चीज को जोड़ना, घटाना, ये धनराशि के योग को अगर बताना है तो उसके द्वारा सबसे उत्तम विधि है। इसमें समय जरूर अधिक खर्च होता है, लेकिन सबसे उत्तम विधि, इसके द्वारा बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमारा उत्तर क्या है, पहला, भूमिका निर्माण या रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक आधार 10, ध्यान रखिएगा, आधार 10 अस्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 इकाइयों और 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम, 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। आधार 10 तथा स्थानीय मान की संकल्पना को निर्दिष्ट करना है। पढ़ाना क्या चाह रहा है, स्थानीय मान की संकल्पना। ध्यान रखिएगा, ऊपर ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िए क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। दूसरा, योगात्मक आकलन करना। तीसरा है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। बच्चे को कक्षा में कुछ मजा करने की एक शर्त है। अब वो पढ़ाना क्या चाह रहा है, स्थानीय मान की संकल्पना, तो मजा करने वाले कोई मतलब नहीं है। तो दहाई इकाई की संकल्पना वो पढ़ाना नहीं चाह रहा है, 10 आधार 10 और स्थानीय मान को पढ़ाना चाह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। योगात्मक आकलन करना नहीं है, उसको क्या करना है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृष्टि का ऊपर हिसाब से लिखा, आधार 10 स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करने की। उत्तर ऊपर ही लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए वही उत्तर हो जाए आधार तो, इसीलिए तो कर रहा है भाई, और प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। और चीजें का है, और चीजों के लिए कर ही नहीं रहा, साफ साफ पूछ रहा है इसके लिए क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इसके लिए, तो भाई यही विकसित करने के लिए तो बोल रहा है वो। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है। जो शेष होगा जिससे हम विभाजित करते हैं, जैसे 5 को 25, 5 को 27 से भाग देना है तो 5 को 32 से भाग देना, 5 6 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो शेष हमेशा विभाजित से क्या होता है, विभाजक से, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं विभाजक। विभाजक से हमेशा कम होता है। सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ध्यान रखिएगा कि सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। अनेक बार विद्यार्थी को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। भाई मौखिक रूप से अनेक बार विद्यार्थियों को स्पष्ट करेगा तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तो नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपण करना और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। ये भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वस्तुओं के विभाजन के गुणक को समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक। और सबसे उपयुक्त ये लग रहा है श्यामपट्ट के विभाजन करने वाले बहुत सारे सवालों को, ये तो सवालों को हल करने से इतना चीज नहीं आएगा, नहीं ये आएगा। अब इन दोनों में से आपको करना है। देखिए सीटेट के क्वेश्चनों में आप ध्यान रखिएगा, 2 तो आपको तुरंत ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेंगे कि नहीं होता है, 2 में ही कंफ्यूज होगा और 2 के आधार पे ही आपको स्पष्ट करना है कि उसमें से कौन सा सही जांचना है। उसमें से पहला दिख रहा है कि विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपण करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। नहीं, ये तो नहीं सही होगा, ये सही होगा ज्यादा। कि विभाजन के गुणों को समूहीकृत करें और प्रदर्शित करें कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। भाई उससे भाग नहीं जाएगा। 5 का पहाड़ा आप 2 में नहीं जा सकता, 25 नहीं जा सकता। भाई अगर जा सकता है तो वहां तक चला जाएगा। 25 20 तक गया, 25 तक गया, 30 तक गया, 5 को 32 से भागते रहे। लेकिन जो 2 बच रहा है 5 का 2 में 5 का एक बार भी नहीं जा रहा है, तो इस तरह से यह हल करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ध्यान रखिएगा, अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। कौन सहायता नहीं करता? अब ये आपको देखना है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों के दी गई संख्याओं, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यात्मक लिखने में और गणना की प्रशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मात की महत्ता को समझने में। ध्यान रखिएगा, अबेकस जो है वो किसी संख्या को पढ़ने में ये बताता है सहायता नहीं करता। कोई भी चीज को लिखने में सहायता नहीं करता अबेकस। गणना की प्रशुद्धता की जांच करता है। भाई अबेकस से हम किसी चीज की गणना की प्रशुद्धता सही है नहीं सही है उसकी हम जांच कर सकते हैं। स्थानीय मान की मात्रा को बताता, तो इसके आधार पे ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा कि शब्दों में दी गई संख्याओं के का समान संख्याक लिखने में सहायता नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। ध्यान रखना क्या कर रहा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। किसी चीज के पैटर्न की पहचान करना है, उन्हें पूरा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि ध्यान रखिए, क्यों? विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, भाई छोटे बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या मतलब है तैयार करना? नहीं। सुडोको ऐसा नहीं, सुडोको के लिए हम पढ़ा रहे नहीं। विद्यार्थियों में क्या करना है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। और यहाँ पर भी लिखा है सृजनात्मकता कलात्मक गुणों को विकसित करना। इसमें लेकिन और भी चीज है कि संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। तो इन दोनों में से ये ऑप्शन
सबसे ज्यादा बेटर है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, 482 को 482 पढ़ रहा है, लेकिन 40,082 लिखता है। पढ़ 482 शिक्षक किस ओर संकेत करता है, या शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? भाई 482 पढ़ रहा है, लेकिन लिखने को वो बढ़ाते चला जा रहा है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं, ध्यान से नहीं सुनता, ऐसी बात नहीं है। बच्चा ध्यान से सुनता लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। यहाँ ध्यान रखिएगा, बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ को वो विकसित नहीं कर पाया है। और तीसरा ऑप्शन और भी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से ही सही है। बच्चा संख्या की अव्यक्त के विस्तारण लघु रूप में भ्रमित है। नहीं, स्थानीय मान विषय तब भी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे को संख्यात्मक गोलीबाज सीख जाए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही होगा, कि बच्चा ध्यान से सुनता लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा? ध्यान रखिएगा, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा? या प्रश्न, दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है। बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि एक निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान की रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। अब यहां देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन बता रहा है कि अति मुक्त अंत वाला प्रश्न है। भाई मुक्त अंत वाला एक ही उत्तर नहीं है, मुक्त अंत वाला होता है कि उसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। उसका उत्तर हम एक से अधिक बता सकते हैं, एक से ज्यादा उत्तर उसके हो सकते हैं, उसको वाला हो। क्योंकि अब 24 को हम 8 त्रिक 24 भी कह सकते हैं, 6 चौको 24 भी कह सकते हैं, 12 दूना 24 भी कह सकते हैं, 1 गुणे 24 भी कह सकते हैं। तो इसका एक उत्तर थोड़ी ना हुआ, दो संख्या होंगे, 1 गुणे 24 ये भी हो गया, 2 गुणे 12 ये भी हो गया, 3 गुणे 8 ये भी हो गया, 4 गुणे 6 ये भी हो गया। तो इसके कई उत्तर हो गए। निश्चित संख्या में उत्तर नहीं है भाई, निश्चित नहीं है इसका, एक से ज्यादा उत्तर। ठीक है, ये सारे नहीं। तो इसमें सबसे जो इसका उत्तर है वो पहला है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर क्या है, एक से अधिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी समस्या 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं कर सकते क्योंकि वे आधे केक में 1/3 केक के टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? कक्षा 5 का विद्यार्थी समस्या 1/2 भागे 1/3 को हल कर सकते थे, मतलब उनको हल करना आ रहा है 1/2 भागे 1/3, लेकिन वो इस समस्या को हल नहीं कर सकते थे कि आधे केक में कितने 1/2 टुकड़े होंगे, 1/3 टुकड़ा होंगे। इसका कारण क्या? ध्यान रखिएगा, अगर व्यवहारिक समस्या उनके सामने दे दिया जाता था तो वो कर सकते थे, लेकिन वैसे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बोर्ड पे सवाल वाले कर ले रहे हैं लेकिन व्यवहारिक में नहीं कर पाए, तो विद्यार्थी को भाषा विकास बहुत खराब है, ऐसा नहीं। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर का है, नहीं, ऐसा भी नहीं। भिन्न की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई। और चौथा है, विद्यार्थी दो समस्याओं के गणितीय तुलनात्मक को समझने के योग्य नहीं है। बात यह है कि भिन्न जब ये हल कर ले रहा है दैनिक जीवन में, तो इसको ये भी हल कर लेना चाहिए था
कि एक एक का आधा कर दिया जाए, उसके 1/3 टुकड़े कितने होंगे, इसी का आंसर ही तो होगा वो। तो वो नहीं हल कर पा रहा है, इसका मतलब संक्रियाएं सही से संदर्भित करके नहीं पढ़ाई गई हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे का देख लीजिए, पियाजे से संबंधित आ गया। पियाजे कहते हैं, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अन्वेषण से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास, सामाजिक अनुदेशन, ठीक है, सामाजिक अनुदेशन द्वारा सीखना होता है। भाई टीचर के संपर्क में आता है विद्यार्थी, तो वो भी सामाजिक अनुदेशन हुआ। तो कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशालाओं गतिविधियों को करेगा। दूसरा है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदन अन्वेषण का प्रयोग करेगा, चाक एंड टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। तो भाई सामाजिक अन्वेषण कब होगा, जब हम समाज के संपर्क में आएंगे तभी सामाजिक अन्वेषण होगा। लोगों के संपर्क में आएंगे तभी सामाजिक अन्वेषण होगा, बिना लोगों के संपर्क में सामाजिक अन्वेषण नहीं हो सकता। तो इन सारी क्रियाओं में लोगों के संपर्क में सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, सामूहिक परियोजना में और सामूहिक परिचर्चा में। सामूहिक परियोजना और परिचर्चा में हम सबसे ज्यादा लोगों के और समाज के संपर्क में आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की। ठीक है, सेल पर, सेल 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 जाने के कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या कहलाती है। ठीक है, सेल मतलब बेचना एक प्रकार से, ये भी है। एक दूसरे के विचारों को सुनने और विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कक्षा में शोर स्तर बढ़ता है, दूसरों को परेशानी होती है। अब वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वर्षभाष, अब इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें गर्मा गर्मी ये तो सही नहीं है भाई। किसी बात पे आप क्या कर रहे हैं, चर्चा, कक्षीय चर्चा एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, डिबेट है। डिबेट बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि डिबेट द्वारा जो भी कंक्लूजन निकल के आता है वो हम कभी भूलते नहीं है। पर चर्चा तो ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही है कि शोर का स्तर बढ़ता है। अब वाद विवाद कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये तो ठीक है, और साथ साथ ये भी ठीक है कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इन दोनों में से सबसे उपयुक्त अगर बात करा जाए तो इसमें यह है कि हमें दो बातें इसमें आ रही कि हम दूसरों की बातों को सुनने में सहायता करती है, कि हम दूसरे के बातों को सुनते हैं फिर अपने तर्कों को रखते हैं। तो इस आधार पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सी से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमारे लिए आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। हमने आपको कहा ना, दो तो आपको लगेगा एकदम गलत है, दो में से जो सही होता है उसमें सबसे उपयुक्त सही क्या है वही आपको छांटना है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त सही ए ऑप्शन है हमारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही। कौन सा सम है कौन सा विषम है, इस संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षक ने भिन्न भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उसके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन गए, जिसके जोड़े नहीं बन पाए, उनको छांटने के लिए कहा गया। अब ये किस प्रकार के विद्यार्थी, चक्षुक विद्यार्थी, चक्षुक मतलब देखकर सीखने वाली जिसको कहते हैं। कायिक विद्यार्थी है, कायिक मतलब शारीरिक रूप से क्रिया द्वारा जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं। श्रव्य विद्यार्थी, सुनकर करने वाले विद्यार्थी जो है। और व्यक्तिगत ध्यान वाले जो जिनको हम
मंदबुद्धि है, जिनको हम व्यक्तिगत ध्यान देकर हम पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सारे एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत इसमें बताए गए हैं। तो कैसे विद्यार्थी? चक्षुष विद्यार्थी। चक्षुष मतलब देखकर सीखने वाली बालिका है कि जिसको उसको देखकर जल्दी सीखा जा सकता है। गति स्वरूप में नहीं, क्योंकि देखकर उसके लिए कंकड़ लाए, कंकड़ के संख्या में बैठा, तो क्या करके सीख रही है? सुनकर तो सीख नहीं रही है, गतिक रूप से नहीं है, तो क्या करके सीख रही है? देखकर। तो किस प्रकार की विद्यार्थी है? चक्षुक विद्यार्थी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है। ये रूलर इस तरह से रहेगा और पूछा जाता है कि रूलर 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर 5 सेंटीमीटर निशान को चिन्हित करता है। ध्यान रखिएगा, 5 सेंटीमीटर निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर सही है, क्योंकि उसने रूलर 5 सेंटीमीटर निशान को सही चिन्हित किया। गलत है, क्योंकि वह निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच को। अब यहां देखिएगा, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, फिर हम आपको बताएंगे। गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 चिन्हित करना चाहिए, जो कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसके संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। अब यह बता क्या पूछ रहा है? पूछा गया कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। 5 सेंटीमीटर उसमें दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी टूटा हो, पीछे भी टूटा हो, उसको कोई मतलब नहीं भाई। 5 सेंटीमीटर वाला चिन्ह उस रूलर में है और तो आगे पीछे कुछ भी टूटा हो जो इस रूलर में बना है। यहाँ जो रूलर में बना है, यहाँ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वाला चिन्ह है यहाँ पर, तो ये इस बिंदु को बता रहा है। इधर कुछ भी हो, 0 शुरू हुआ हो, 2 से शुरू हो, 3 से शुरू हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसमें वह सही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर निशान को चिन्हित कर रहा है। उससे पूछा गया, देखिए कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। 5 सेंटीमीटर की लंबाई की रूलर में कहां से कहां तक हुई, ये नहीं पूछ रहा है। 5 सेंटीमीटर कहां लिखा है इसमें, तो 5 सेंटीमीटर वो यहां बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की लंबाई नहीं पूछा, तो ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा। निशान को सही चिन्हित कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर चिन्ह है। अब 5 सेंटीमीटर रूलर में लंबाई कहाँ है, तो आगे ये सारी चीजें होती कि 2 से शुरू करके 7 पे चिन्हित करता और जो चीजें होती। 5 सेंटीमीटर लंबाई नहीं पूछा, 5 सेंटीमीटर कहाँ है। ध्यान रखिएगा, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाषा से आंसर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि सीटेट के प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़े। प्रश्न अगर आपने समझ गए तो उत्तर आप तुरंत उसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त रूपात्मक कार्य क्या है। यहाँ अब किससे संबंधित पूछ रहा है? आंकड़ों का विश्लेषण करना है। आंकड़े कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? आंकड़ों की समझ न प्रश्नोत्तरी द्वारा, वर्ग पहेली द्वारा, रोल प्ले द्वारा या सर्वेक्षण आधारित परियोजना, सर्वे करके। तो आंकड़े जो सबसे मिलते हैं, सबसे सही से और बढ़िया से आंकड़े जो मिलते हैं वो सर्वेक्षण या सर्वे के द्वारा मिलते हैं। बच्चों को कुछ सिखाना होता तो बात अलग है, को रोल प्ले, लेकिन यहाँ आंकड़े संबंधित समझ, तो वहाँ सर्वे करके सर्वेक्षण परियोजना यहाँ सबसे बेस्ट होगी। रोल प्ले, वर्ग पहले, प्रश्नोत्तरी नहीं सही होगी। ये दोनों आप पहले ही गलत मान लेंगे। आप रोल प्ले को पीछे आपने देखा था, रोल प्ले द्वारा बालक को किसी चीज को बताया था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन अलग था। यहाँ क्या है, आंकड़ा। आंकड़ा कहाँ कैसे कब मिलेगा? जब हम कोई चीज सर्वेक्षण करेंगे।
तब हमें आंकड़े उससे संबंधित मिले, डेटा जिसको हिंदी में कहते हैं वो मिलेंगे। तो उस आधार पर यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। तो इस तरह से मैथ के पेडागोजी के ये 30 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसको प्रश्न को आपने पूरा देखा होगा तो किस तरह से पेडागोजी से संबंधित मैथ के प्रश्नों को हल किया जाता है, इन 3 प्रश्नों को देखने के बाद ही आपको आइडिया लग गया होगा। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पेडागोजी से संबंधित मैथ के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मन चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस करके, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं उसमें देख सकते हैं कि आपके प्रश्न अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखोगा तो कभी भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।